नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी भारत और समकालीन विश्व या नहीं भाग 2। जो कक्षा 10 में इतिहास की पुस्तक है उसमें विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास को एक साथ समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसके अध्याय नंबर 1 को आज हम चर्चा करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस क्लास में या नहीं कक्षा 10 में इतिहास में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके विषय में 1 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। 3 खंडों में यह विभाजित है। पहला खंड है घटनाएं और प्रक्रिया, इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। खंड 1 में है। खंड 2 में इसमें दिया गया है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकीकरण का युग यहाँ पर देखेंगे। साथ में जो तीसरा यूनिट यहाँ पर दिया गया है खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इसमें हम देखेंगे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस प्रकार से हम कक्षा 10 इतिहास में चर्चा करेंगे। और आज जो चर्चा का विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पाठ 1 है, अध्याय 1 है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। पाठ लंबा है इसलिए इसे हम 3 या 4 भागों में देखेंगे, क्योंकि इसके अभ्यास प्रश्नों तक मुझे लगता है कि 4 भागों में इसे विस्तृत करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्योंकि अगर हम एक भाग में अगर इसे पढ़ा भी दें तो आप लोगों के लिए उतने समय तक एकाग्र रहकर उसे देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप लोग लंबे समय तक वीडियो देख सकते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोगों के लिए लंबी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर दें। यहाँ पर देखें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह है फ्रेडरिक सार्यू। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच एक संधि हुई थी 1848 में। ये एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके विषय में हम चर्चा यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। एक चित्रकार थे, फ्रांस के चित्रकार थे फ्रेडरिक सार्यू। प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सार्यू कहाँ के चित्रकार थे। फ्रेडरिक सार्यू आपके जो चित्रकार थे यह फ्रांसीसी चित्रकार थे। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। आप लोग इसे भी याद रखें, इन्होंने क्या किया, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने स्वप्नों की एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। आप देख सकते हैं जो फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सार्यू, उन्होंने 4 चित्रों के माध्यम से जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की स्थापना करने की कोशिश की। और उनका स्वप्न था या नहीं, उन्होंने चित्रों के माध्यम से जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को समझाने का प्रयास किया। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्राप्ति की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चित्र 1 में अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, जवान सब हैं। सब एक कतार में क्या है कि स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उस समय कलाकारों ने स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल की पहचान कर सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य ने के अधिकारों की घोषणा पत्र। आप देख सकते हैं जो चित्र है, ज्ञानोदय की मशाल एक हाथ में है और दूसरे हाथ में उसके अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त
अवशेष हैं। चित्र में यह समझाया गया है कि जो लोग निरंकुश हैं उनके ध्वंसावशेष उनको कैसे लोगों के द्वारा परास्त किया जाता है और उनके ध्वंसावशेष किस प्रकार से बिखरे हुए हैं। आगे हम देखें कि सारियों के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग देशों के बटे हैं और उनकी पहचान आप कपड़ों और उनके राष्ट्रों के समूह में बटे उनकी पहचान कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। स्वतंत्रता से आगे की बात दो राष्ट्र इस समय कर रहे थे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वतंत्रता से आगे है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, जबकि यहाँ पर जो ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं ये फ्रांसीसी लोग हैं। यहाँ से इधर को फ्रांसीसी लोग हैं जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और फ्रांस जो तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास कतार में वो लोग हैं और यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए गए हैं, उसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। मतलब निरंकुश सरकार वो सरकार मतलब जहाँ पर एक राजा होता है और उसके अपनी सैन्य टुकड़ियाँ होती हैं जो खुद फैसले लेता है और फैसले वह चाहे जनता के हित में हो या न हो, राजा अपने हित के अनुसार ही वहाँ पर चलता है, वही निरंकुशवाद है। कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यूटोपिया यानी जो चित्र बना था एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है कि जिसका साकार होना एक ऐसे आदर्श समाज को वह लाना चाहते थे, की स्थापना करना चाहते थे, जिसकी स्थापना करना लगभग असंभव सा है। आपकी राय में चित्र एक किस प्रकार की कल्पनादर्श दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? आप लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से चित्र एक को यहाँ पर दिखाया गया है, उसे आप समझेंगे। हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यहाँ पर देखा हमने कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं तिरंगे से उन्हें पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। जो आगे के लोग हैं वो फ्रांस के हैं, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी के लोगों को आप देख सकते हैं काला और लाल सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा थामे हुए हैं वे 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र के रूप में गठित करने की चाह है। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। जो चित्र से ऊपर हैं वहाँ पर ईसा मसीह हैं, संत हैं, फरिश्ते हैं, वे ये सब देख रहे हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सारियों ने जो चित्र नंबर 1 बनाया है उसका इस्तेमाल उसने
किस लिए किया है? उसने उसका इस्तेमाल दुनिया के बीच या नहीं दुनिया के लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों की के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप के लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन क्या हुआ? राज्य राष्ट्र में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जिसके तहत 19वीं सदी में यूरोप के राज्य राष्ट्र और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम देखें कि क्या समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है इसे समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन 1823 से 92 1823 में इनका जन्म हुआ और 92 तक रहे। ने 1882 में सावान विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्नेस्ट रेनन कहाँ के निवासी थे? अर्नेस्ट रेनन फ्रांस के दार्शनिक थे। उन्होंने एक विश्वविद्यालय में, सावान विश्वविद्यालय था, वहाँ पर उन्होंने अपने राष्ट्र के विषय में जो समझ थी उसे प्रस्तुत किया, मतलब अपने विचार प्रस्तुत किए। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्ताव इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। रेनन बता रहे हैं कि एक राष्ट्र न एक भाषा का है, न एक धर्म का है, एक न नस्ल का है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत के समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम को करने की इच्छा, यह एक जन समूह की यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। प्रांत उसके क्या है? निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने पर किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। अगर देश के विषय में किसी को सलाह लेनी है तो वह प्रांतों से ले, वहाँ के देश के निवासियों से ले। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अगर हम किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं या किसी देश का विलय करना चाहते हैं तो उसके विरुद्ध कब्जा जमाए रखने के विरुद्ध एक राष्ट्र का वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होने का एक अच्छी बात है, बल्कि यह जरूरी भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होगा तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। ये विचार थे रेनन के, जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्होंने
विश्वविद्यालय में अपना ये भाषण दिया था। आगे चर्चा करते हैं हम कि किस प्रकार से यूरोप की जो राजनीति थी उसमें परिवर्तन आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। पहला प्रश्न यही से पूछा गया था। उत्तराखंड पीसीएस 2022 में जो प्री परीक्षा हुई थी कि बुर्बो वंश किस राष्ट्र से संबंधित है या बुर्बो वंश की स्थापना किस देश में हुई थी, यहाँ पर हम ये सब जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे आया। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा अधिपत्य था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। जो शक्ति थी, जो राजा के पास शक्ति थी, वह अब 1789 में जनता के बीच चली गई। वह शक्ति प्रभुसत्ता का केंद्र क्या हो गई, जनता हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक भूमि जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया और जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल का चुनाव हुआ करता था वो फ्रांस में, लेकिन अब वह सामान्य लोगों के द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र के रूप में गठित करने में मदद देगा, ये फ्रांस का मानना था। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। यहाँ पर भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी हैदर अली के द्वारा। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। नेपोलियन एक महान शासक था फ्रांस का, जिसे कि दुनिया के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उसने जो भी क्षेत्र जीते वहाँ पर अनेक सुधार किए और साथ में वहाँ पर जो
लोग थे उनके बीच फिर से एक राजतंत्र का प्रचार किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बने। राजतंत्र तो स्थापित किया, लेकिन अगर हम देखें तो उसने पूरी व्यवस्था में तर्क संगत जो आमूलचूल परिवर्तन किए वह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद थे। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। देखिए, नेपोलियन ने किन किन देशों पर आक्रमण किया और किन किन देशों को जीता होगा, आप समझ सकते हैं। जहां उसने सुधार किया, निश्चित तौर पर वो नेपोलियन के प्रभाव क्षेत्र में आए होंगे, जैसे डच गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है। यहाँ पर इसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आज़ादी चखी। मतलब सब लोग यहाँ पर नेपोलियन के शासन में एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुएं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत हो गई। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोग और फ्रांसीसी शासक के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन जहां पर नेपोलियन के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए, वहां के लोग कुछ तो नेपोलियन के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोग नेपोलियन के पक्ष में नहीं थे। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। बाद में लोग उसका विरोध भी करने लगे। इससे पहले हमारा कुछ क्षेत्र यहाँ पर पीछे छूट गया था, उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर चित्र नहीं देखा था, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि चित्र 2 है। यह चित्र एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ है, जिसे पत्रकार एडियोडास रेखमान ने 1798 में डिजाइन किया गया था। जो ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह जर्मनी का जो पंचांग होता है उसका एक मुख्य पृष्ठ है, पंचांग का मुख्य पृष्ठ है। यह किसने बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एडियास रेउनाम ने बनाया था। कब बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1798 में बनाया गया था। फ्रेंच वास्तिल का दुर्ग था, जो फ्रांस में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश से चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल से निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित किया गया है। इस चित्र के साथ एक नया नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का एक सदस्य था। यहाँ पर 2 चित्र हैं,
एक तो आप लोगों को दिखाया गया है कि जर्मनी का जो पंचांग है, और साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया था उसमें आप लोगों को बास्तिल दुर्ग जो फ्रांस का था उसे दिखाया गया है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे एक और यहाँ पर मानचित्र की। यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि वियना कांग्रेस की बैठक हुई थी 1815 में, उसके बाद का यूरोप किस तरीके का था। आप देख सकते हैं 1815 के बाद का यूरोप नॉर्वे था, स्वीडन था, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, वेल्स है, इंग्लैंड है, डेनमार्क है, ग्रेट ब्रिटेन, प्रसा, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य। यहाँ पर याद रखें ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अल्जीरिया, ट्यूनिस, सार्डिनिया, कोर्सिका, ये सब उस समय के राज्य थे। सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, दो भागों में बटा था यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य। साथ ही साथ मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, मिस्र, भूमध्य सागर के साथ साथ ये यूनान, ग्रीस आदि देश उस समय यूरोप के हिस्सा हुआ करते थे 1815 के बाद। उसके बाद हमने यहाँ पर जो चर्चा नहीं की, इस चित्र के बारे में हमें समझना था। चित्र 4 जो जैको क्रेम जर्मनी के स्वतंत्रता के वृक्ष का जैको जयब्रेकेन ने जो जर्मनी के स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई थी। थोड़ा सा इस चित्र के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जर्मन चित्रकार कार्ल कैपरफिट्स द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जैब्रेकेन शहर पर कब्जा है और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिक दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो यहाँ पर लाल वर्दी में है वो फ्रांसीसी सैनिक हैं और जो दमनकारी नीति को अपनाए हुए हैं प्रस्तुत किया गया है। जो एक किसान की गाड़ी बाएं महिलाओं को तंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं बाएं पर यहाँ पर किसान की गाड़ी को किस तरीके से वहाँ पर परेशान किया जा रहा है और बीच में जो भाग है एक किसान को घुटने टेकने को मजबूर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रहे स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रहे पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसके अनुवाद हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यहाँ पर जो ये बीच में वृक्ष लगाया गया है यहाँ पर लिखा गया है कि हमसे आज़ादी और स्वतंत्रता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग है कि जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। फ्रांसीसियों का कहना था उस समय कि वे प्रजातंत्र को लाएंगे, लेकिन अगर आप इस चित्र के माध्यम से देखें तो उनका प्रजातंत्र उतना बेहतर नहीं था, क्योंकि जर्मनी में जिस तरीके से यहाँ पर महिला और किसानों को रोका गया है और एक किसान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया है और भी अन्य तरीके से वहाँ पर जो परेशानियाँ आम लोगों के लिए थी वह प्रजातंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता था। इसलिए यह चित्र के माध्यम से एक व्यंग्य किया गया है फ्रांसीसियों पर। उसके बाद यहाँ पर नेपोलियन महान जब अनेक राज्यों को जीत कर
जीतने के बाद हार कर वापस आ रहे हैं, उसे डाकिया के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। राइनलैंड का डाकिया लाइपजिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। राइनलैंड का जो डाकिया है वह सब कुछ गवा देता है। यहाँ पर नेपोलियन को 1813 लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं नेपोलियन जो महान शासक था, उसे जो लाइप्जिग की लड़ाई थी उससे हारकर वापस आते हुए दिखाया गया है। उसके झोली से गिरती चिट्ठियों के वो भूभागों के नाम लिखे हैं जो वह गवा चुका था। जो ये चिट्ठियाँ गिर रहे हैं इसमें उन क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं जो क्षेत्र नेपोलियन के द्वारा क्या हो गए थे, युद्ध में फिर से हार गया था नेपोलियन। इस विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हमें चर्चा करनी है यूरोप में राष्ट्रवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो लगभग 31 मिनट के आसपास हो गया है। अगर हम आगे और चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पार्ट को हम आगे और चर्चा करेंगे। जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। आप तब तक अपनी राय देना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। स्वास्थ्य भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए आज यहीं पर हम चर्चा को रोकते हैं और आगे जल्द ही चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।